नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय के बाद बिहार के बेऊर जेल से लेकर दिल्ली के तिहाड़ के कैदियों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अगली बारी किसकी है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सिर्फ मोदी के नाम पर जाति की राजनीति ने दम तोड़ा, जिस तरह से फेक की रेवड़ियाँ पिघल कर बह गईं, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की बादशाहत कायम रखने की तरफ इशारा कर चुकी है। अब तो विपक्षी पार्टियां अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से हताश हैं, बल्कि अब वे इस बात पर विचार करने में जुट गई हैं कि मोदी को बहुमत न मिले। कुछ ऐसा ही हाल है बिहार में, लेकिन वहां बूढ़े हो चुके नीतीश में अब इतना सामर्थ्य नहीं बचा कि वो बीजेपी के रथ को रोक सके। और रही बात तेजस्वी की, तो वो जिस तरह से ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं, आज न तो कल उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए वे अपने नफा नुकसान का आकलन बहुत गंभीरता के साथ कर रहे होंगे, और ख़ास तौर पर इन चुनावी राज्यों के जीत के बाद। तो क्या तेजस्वी जेल जा सकते हैं? और बीजेपी की ये भरसक कोशिश होगी कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो और वो भ्रष्टाचार के मसले पर तेजस्वी को लालू का दूसरा अवतार साबित कर जेल भिजवा सकें। पूरे मामले को समझने के लिए बिहार के जाति समीकरण का मिजाज और उस मिजाज की काट के रूप में हाल ही में पीएम मोदी ने जो 4 जातियों को लेकर नारा दिया, उसे समझना जरूरी है। बिहार में 90 के दशक से हर चुनाव जातीय समीकरणों के सहारे ही लड़े जाते रहे हैं। चुनाव चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का हो या विधानसभा और लोकसभा का, बिहार में जातीय समीकरण के बिना ये अधूरे माने जाते हैं। इस क्रम में लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाया, तो नीतीश ने लौ कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण बनाया, और दोनों ने दशकों तक बिहार पर राज किया। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी ने इस तरह की देश को पिछड़ेपन की तरह ढकेलने वाली जातियों की राजनीति को नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। पीएम मोदी ही नहीं, देश की जनता भी जातियों की राजनीति से तंग आ रही थी। जनता को भी पता था कि विकास की राजनीति ही उनके और उनके परिवार का भला कर सकती है, घरों में रोजगार दे सकती है, बच्चों को एजुकेशन दे सकती है। जनता ने इस बात को भी समय के साथ समझा कि जो नेता या पार्टी जाति की राजनीति कर रही है, उस नेता और उस पार्टी का हाल के वर्षों में बद से बदतर हो चुका है, और इसीलिए वो जाति और धर्म की राजनीति कर जनता को गुमराह कर अपने पाले में किसी भी तरह रखना चाह रही हैं, ताकि किसी तरह से वो सत्ता में बने रहें। जनता को यह भी एहसास है कि पीएम मोदी ने गरीब, युवा, महिलाएं और किसान नाम की 4 जातियां बताया है, तो उसका क्या मतलब है, वो देश के लिए कितना जरूरी है। जनता इन जातियों की तुलना में फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट करने में यकीन नहीं करती, क्योंकि इससे देश सिर्फ पीछे जाएगा। और जैसे ही बिहार की राजनीति को पीएम अपनी 4 जातियों की राजनीति से रिप्लेस करते हैं, ये साफ हो जाता है कि नीतीश के जाति के हालिया समीकरण को बिहार की जनता आने वाले समय में नकार देगी, जिसकी झलक 3 राज्यों में दिख भी चुकी है। मतलब आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता अगर देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए वोट करेगी, तो इस वोट को देते समय उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि किस पार्टी के साथ जाना है और किस पार्टी के किस जातिगत फॉर्मूले पर वोट करना है। दूसरी बात कि पीएम मोदी ने और अमित शाह ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है, वो भूपेश बघेल के लिए सिरदर्दी बन गई थी, और उनकी कुर्सी भी इसी चलते चली गई। और देखा जाए तो बिहार में भी तेजस्वी लालू को लेकर कुछ ऐसा ही हाल करने वाली है बीजेपी। तेजस्वी पर कई संगीन आरोप हैं, वे ईडी के रडार पर हैं। तेजस्वी ही नहीं, बल्कि लालू परिवार के कई सदस्य भी ईडी के रडार पर हैं, और उन लोगों से ईडी लगातार पूछताछ कर भी रही है। इस बात में दम है कि बीजेपी नीतीश के जाति वाले फंडे से घबराई थी और वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, जो कि 3 राज्यों के चुनाव में बम्पर जीत से अब क्लियर हो गया है कि जनता ने जातिगत समीकरण को काफ़ी हद तक नकार दिया है। इससे बीजेपी को हिम्मत भी मिली है। ऐसे में बीजेपी को मिली जीत तेजस्वी का जेल का रास्ता तैयार कर सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द ही तेजस्वी पर ईडी और सीबीआई का जमीन के बदले नौकरी मामले में शिकंजा कस सकता है। और बीजेपी की कोशिश भी होगी कि अगर तेजस्वी दोषी होते हैं या इसके आसार दिखते हैं, तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और यह कार्रवाई चुनाव से पहले हो जाए, ताकि या तो नीतीश एक बार फिर पलटें और बीजेपी के दामन थाम लें, या तेजस्वी बीजेपी के साथ आ जाएं। हालांकि ये भी तय है कि बीजेपी नीतीश के साथ नहीं आने वाली, बल्कि वो चाहेगी कि तेजस्वी के नीतीश मार्गदर्शन
मतलब नीतीश ने जो मार्गदर्शन दिया है तेजस्वी को, उसको वो कट करे और नीतीश को अकेला कर दे और तेजस्वी के साथ बीजेपी आगे बढ़े। इससे बीजेपी और जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि नीतीश ने कई बार बीजेपी के साथ वादा करके भी पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जनता को भी इस बात से मलाल है कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश चुनाव लड़कर उनका वोट हासिल किए तो तेजस्वी के साथ क्यों गए। हालांकि अगर बीजेपी तेजस्वी के साथ जाती है तो यहाँ एक सवाल जनता की तरफ से भी उठेगा कि तेजस्वी के साथ गलबैयाँ क्यों कर रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी के पास इस बात का जवाब है कि नीतीश पर वो कैसे भरोसा करे। और जब बीजेपी जनता के पाले में इस सवाल को डाल देती है तो जनता की तरफ से भी यही मौन जवाब होगा कि बात तो ठीक है, नीतीश पर विश्वास नहीं किया जा सकता और जनता बीजेपी राजद शासन को मौन स्वीकृति दे देगी। और जो राजद कानून व्यवस्था को लेकर शुरू से ही जनता के बीच खौफ का पर्याय बन चुकी है, उसे बीजेपी मनमानी करने से भी रोकेगी और राजद भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सत्ता केंद्र में बैठी ताकतवर मोदी सरकार के बलबूते चल रही है और वो चाह कर भी गलती नहीं करेगी। मतलब यहाँ भी इस तर्क में दम है कि अगर तेजस्वी को जेल जाने से बचना है तो बीजेपी का दामन थामने में ही भलाई है। दूसरी बात कि बीजेपी के साथ आने में कहीं ना कहीं तेजस्वी के पार्टी पर जो एक दाग लगा हुआ है वो भी काफ़ी हद तक धुल जाएगा। देश भर में पिछले 9.5 साल में सीबीआई और ईडी के कई छापे हुए और सारे छापे विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही हुए हैं। शायद ही केंद्रीय एजेंसियों की कोई छापों की जानकारी मिली हो जिसमें बीजेपी का कोई नेता पकड़ा गया हो या छापे उस पर पड़े हों। कई बार विपक्षी नेताओं द्वारा और सोशल मीडिया पर भी यह देखने सुनने को मिला है कि बीजेपी गंगा है, जो शामिल हो गया इस पार्टी में वो पवित्र हो गया। तो आखिर कौन बचा रहा है बीजेपी के नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों से, और जो बचा रहा है वो तेजस्वी को भी बचाएगा। ये तेजस्वी को एहसास तो होगा ही, और अगर तेजस्वी को एहसास होगा तो इतनी कम उम्र में जिस तरह से वे दो बार सत्ता के शीर्ष पर बैठ चुके हैं तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ गई होंगी और वो कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगी कि वे जेल की तरफ कोई कदम भी बढ़ाएं। मतलब उन्हें साफ दिख रहा है कि उनके सामने राजनीति की अपार संभावनाएं हैं और उन्हें खुद को बेदाग रखना जरूरी है ताकि राज्य की राजनीति से वे आने वाले समय में अपने पिता लालू यादव की तरह केंद्र की राजनीति की तरफ पैर बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में बिहार में बड़ी उठापटक होने वाली है, जिसकी सुगबुगाहट 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद सुनाई भी पड़ने लगी है। इंडिया गठबंधन के सहारे पीएम पद का सपना देखने वाले नीतीश मौन हैं और अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं कि आखिर अब क्या करें, क्योंकि बिहार की जनता ने अब लगभग नीतीश को नकार दिया है और जिस तरह से शिक्षकों की लाखों वैकेंसियों का श्रेय तेजस्वी ने लिया है और आगे भी कई तरह की नौकरियों को लेकर वे घोषणाएं करते रहते हैं, उससे बिहार की जनता ये मान चुकी है कि युवा ही बिहार में युवाओं की बात समझ सकता है। ये बात भी सत्य है कि राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक विश्लेषक चाहे जितने समीकरण बैठा लें, जीत हार के चाहे जो भी कारण बताएं, लेकिन अगर कोई राज्य अपने यहाँ की जनता को रोजगार भर दे दे तो बस समझिए कि वहाँ के सारे समीकरण फेल हैं। तेजस्वी को बिहार की जनता अगले सीएम के तौर पर देख रही है और इस बात को सीएम नीतीश ने कई बार खुले मन से कहा भी है। दूसरी तरफ तेजस्वी भी अपने पिता लालू का नाम तक कभी नहीं लेते और लालू के भ्रष्टाचारी शासन से खुद को बेदाग रखते हुए वे एकदम साफ सुथरी और रोजगार परक शासन देना चाह रहे हैं, जो उनकी नीतियों उनकी बातों में दिख भी रही है। लेकिन इन सबको जमीन पर उतारने के लिए तेजस्वी को नीतीश का साथ नहीं बल्कि मोदी का साथ चाहिए, क्योंकि नीतीश के हाथ में कुछ नहीं है और मोदी के हाथ में तेजस्वी का पूरा राजनीतिक जीवन है। कम से कम अगले 5-6 साल तक तो मोदी राज में तेजस्वी एकदम केंद्र से पंगा नहीं लेना चाहेंगे। भरी विधानसभा और फिर विधान परिषद में नीतीश के इंटरकोर्स की प्रक्रिया समझाने के बाद तो एकदम नहीं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।